हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का लेक्चर एसीएफ, रेंजर और पीएससी की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए यूजफुल होगा, जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चंस आता होगा। मैं आज आपको विद्युत धारा के बारे में पढ़ाऊंगा। विद्युत धारा के बारे में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट्स होता क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। एसीएफ, रेंजर, सारे के सारे टॉपिक एग्जाम्स के लिए पेपर सेकंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने उससे भी कराऊंगा। ठीक है, देखो विद्युत धारा कहते किसे हैं? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में, सपोज कर लीजिए, यदि ये कोई चालक है ए और बी, अगर हम मान लेते हैं कि ए बी एक चालक है, इसमें आवेश प्रवाह की दर, देखिए इस वर्ड को ध्यान रखना, विद्युत धारा का डेफिनेशन ही है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर। सूत्र के रूप में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सूत्र रूप में विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ठीक है, अगर हम देखें तो विद्युत धारा होता क्या है? आवेश बटा समय। किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश बटा समय को अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। एक क्वेश्चन एसीएफ में पूछा गया था, एसीएफ एग्जाम याद है मेरे को, 16 या 17 में पूछा था। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत धारा इक्वल टू कितना होता है। तो याद रखना, विद्युत धारा को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इक्वल टू I से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q अपॉन T, आवेश बटा समय, ये विद्युत धारा का सूत्र है। ठीक है, तो किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहेंगे, तो आवेश बटा समय इक्वल टू धारा हो गया। यहाँ जो आवेश का मतलब किससे है ना, देखिए ये अगर इसको हम परिपथ लेते हैं, यदि हम मान लेते हैं कि ये जो ए बी है ये कोई तार है, तार है मतलब किसका तार है? किसी न किसी मेटल का तार है, धातु का तार है। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो इस धातु में जो आवेश होगा उस आवेश को क्या बोलेंगे? देखना, अगर हम किसी धातु की बात करें तो धातु में जो आवेश होता है वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब धातु में आवेश इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी की वजह से धारा बहती है। यदि मैं बोलूं, अगर एक तार मेटल का है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, मतलब देखो यदि इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की दिशा में गति करते हैं तो विद्युत धारा बी से ए की दिशा में बहेगी। मतलब आपने क्या सीखा कि ये जो विद्युत धारा होता है इसकी दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की गति के विपरीत होती है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम आपसे पूछें कि किसी भी धातु में, ठीक है, आवेश किसकी वजह से बहता है, विद्युत धारा बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं ना तो किसी न किसी मेटल की ही बात करते हैं, और उसमें याद रखना इलेक्ट्रॉन्स धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, लेकिन किसमें? धातु में। ठीक है, धातु में आवेश प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन यदि मैं सेमीकंडक्टर बोलूं, देखो सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में बोलूं, अर्धचालक ये क्या होते हैं इनके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। ये धातु को सुचालक कहते हैं, सुचालक कहते हैं। सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा 0 टेम्परेचर पर भी बहता है और उससे हाई टेम्परेचर पर भी बहता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं और इसमें करंट फ्रीली मूव करेगा, आपका बहता है। ठीक है, उससे सुचालक कहेंगे। अर्धचालक किसे कहते हैं? एक होता है कुचालक। देखो 3 चीज होती हैं, अर्धचालक और सुचालक और कुचालक। सुचालक जिसमें धारा का प्रवाह होता है, कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दो चाहे उससे हाई दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कुचालक है तो उसमें करंट नहीं बहेगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। याद रखना, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसकी वजह से कुछ आलस में धारा का प्रवाह नहीं होता।
जीरो टेम्परेचर पर भी नहीं होता, 0 केल्विन पर भी नहीं होता, इससे अधिक टेम्परेचर करोगे फिर भी नहीं होता है। अब देखो अर्धचालक क्या होते हैं, शॉर्ट में बताता हूं, ऐसे इसका डिटेल कर सकते हैं। देखो कुछ सुचालक और कुचालक के मध्य की प्रॉपर्टी रखने वाले पदार्थ को अर्धचालक कहा जाता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिसका जो गुण होता है वो सुचालक और कुचालक के बीच में पाया जाता है। देखो बीच में पाने का मतलब ये है कि अगर आप अर्धचालक पदार्थों को 0 केल्विन पर देखो, मतलब अगर 0 केल्विन ताप देते हो, ठीक है, 0 केल्विन ताप का ऐसे ही मात्रक है, तो यदि आप 0 केल्विन ताप देते हो तो अर्धचालक कैसे होंगे, एक कुचालक के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं ना, अर्धचालक की। यदि टेम्परेचर को 0 केल्विन से आप बढ़ा देते हो तो अर्धचालक कैसा व्यवहार करते हैं, सुचालक के समान व्यवहार करते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगर अर्धचालक का टेम्परेचर 0 केल्विन रखोगे तो कुचालक कैसे व्यवहार करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, 0 से अधिक करते हो, ये कैसा व्यवहार करते हैं, सुचालक के समान व्यवहार करते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अर्धचालकों में विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो याद रखना अर्धचालक में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल, दोनों उत्तरदायी होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और होल कैसा होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के दोनों अर्धचालक में विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। देखो पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। बेसिकली आप 3 पढ़ते हो, लेकिन ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की अवस्था ना वैसी होती है जैसे आपके बालों में जेल लगाते हो ना, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। उस अवस्था को ना तो ठोस है ना तो द्रव है, जैसे कि गोंद हो गया, गोंद को भी प्लाज्मा कहा जाता है। देखिए इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा में अगर हम देखें तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्लस आयन के कारण होता है। देखो याद रखना कुछ चीजें, सुचालक में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बहेंगे, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों उत्तरदायी होते हैं, कुचालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है इसलिए धारा भी नहीं बहती है, प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, आयंस 2 टाइप के होते हैं, इसको जब डिटेल पढ़ेंगे तो बताऊंगा। एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। ठीक है, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उसके ऊपर धन आयन आता है, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋण आयन आता है। यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो धन आयन, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋण आयन होगा। तो देखो प्लाज्मा में चौथी स्टेट होती है, इसको 4th स्टेट आप मैटर कहते हैं। अब प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना कि अगर मैं बात करूं प्लाज्मा में, इसमें एक चीज और है जो अक्सर कंफ्यूज करता है आपको, किसी भी चालक में एटम मतलब परमाणु की वजह से धारा का प्रवाह होता है कि नहीं। याद रखना इसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, परमाणु की वजह से, परमाणु वैसे क्या होता है ना कि सबसे छोटा से छोटा कण परमाणु को माना जाता है, ऐसा पहले सोचते थे, महर्षि कणाद ने ऐसा कहा था। ठीक है, कि वर्ल्ड का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, इसलिए हम सोच लेते हैं कि परमाणु धारा का प्रवाह करता है। इसलिए अक्सर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। याद रखना परमाणु धारा का प्रवाह नहीं करता। तो धारा का प्रवाह किसी से वैसे होता है, सुचालक में जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने वायर हो गए, ये सब में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होंगे। कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक में 0 केल्विन पर धारा का प्रवाह नहीं होगा, 0 से अधिक टेम्परेचर पर धारा का प्रवाह होगा। और प्लाज्मा चौथा स्टेट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से धारा का प्रवाह होता है। धारा के प्रवाह के लिए कोई भी एटम्स में धारा का प्रवाह नहीं, एटम के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता। धारा का सूत्र आवेश बटा समय होता है, ये एसीएफ में पूछा गया है। अब देखो अगर हम धारा की बात करें तो विद्युत धारा, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे तो धारा जनरेट होता है। ठीक है, अब देखो विद्युत धारा इक्वल टू सूत्र क्या है, आवेश बटा समय। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर होता है जिसको कि कैपिटल ए से दिखाते हैं। देखो कैपिटल ए से दिखाते हैं क्योंकि वैज्ञानिक
का नाम है एम्पियर, ठीक है। आंद्रे मेरिक एम्पियर इनका फुल फॉर्म था, जिनकी रिस्पेक्ट में एम्पियर मात्रक दिया गया है। तो विद्युत धारा को एम्पियर से नापो गया, मेजर कर गया, ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें पूछ, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, विद्युत धारा जो होता है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल समझाता हूँ। विद्युत धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जो आपके घरों में या अक्सर हम यूज करते हैं। एक होता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको कि आप एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। दूसरा होता है दिष्ट धारा, जिसको कि आप डीसी करंट कहते हो, ठीक है। दो टाइप की करंट होती है, एसी करंट और डीसी करंट। अब देखो एसी करंट होता क्या है। एसी करंट ऐसा करंट जो समय के साथ अपना मान में परिवर्तन करता है। देखना क्या, अगर मान लीजिए इधर टाइम लेता हूं, इधर करंट है, ठीक है, तो एसी करंट को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं, ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टाइम जीरो होता है, जैसे ही समय आप जीरो से आगे बढ़ाओगे, टाइमिंग जब आपका आगे बढ़ेगा तो करंट का मान पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा, इस करंट पर इसका मान मैक्सिमम होता है, इसको आयाम कहते हैं, ठीक है। अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। अब देखिए इस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम, यहाँ करंट जीरो था, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ, अधिकतम हुआ, यहाँ से घट के फिर जीरो हुआ, ठीक है, फिर नेगेटिव दिशा में अधिकतम हुआ। ऊपर को पॉजिटिव दिशा कहा जाता है, नीचे को नेगेटिव दिशा कहते हैं। ऊपर धनात्मक तक अधिकतम होगा, जीरो, फिर नेगेटिव में अधिकतम हुआ, फिर जीरो आ गया। इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रत्यावर्ती धारा किस प्रकार से है, तो ज्या वक्र के समान है, ज्या वक्र, ठीक है, साइनोसोइडल वक्र के समान होता है। देखो साइनोसोइडल, साइन, अगर साइन थीटा का अगर वक्र देखोगे ना मैथमेटिक्स में, मैथ्स में अगर हम इसका वक्र खींचते हैं तो ऐसा ही आता है, वो भी जीरो से प्रारंभ होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एसीएफ में, देखना ध्यान से, कि प्रत्यावर्ती धारा का नेचर क्या होता है, तो याद रखना ये साइन वक्र के समान होती है। प्रत्यावर्ती धारा यहां से लेकर, देखो इसको जब ये पॉजिटिव दिशा में कंप्लीट होगा तो इसको प्रथम अर्ध चक्र बोलेंगे। यहां से लेकर यहां तक जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है तो इसको पूर्ण चक्र बोलते हैं। इसको यहां से जब कोई करंट जीरो से लेकर यहां तक जाएगा ना तो इसको कंप्लीट साइकिल बोलोगे, और इसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड कैपिटल टी से देखेंगे, आवर्त काल कहा जाता है, हिंदी में इसको आवर्त काल कहोगे। आवर्त काल मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसे ही आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगेगा। अब देखो एक कंप्लीट साइकिल में विद्युत धारा का मान दो बार अधिकतम होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। देखो अब यहां से यहां अगर हम देखें ना तो ये जीरो एंगल होता है, और यहाँ बस 180 लेते हैं, यहाँ 360 होता है, इसके बीच में 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 270। अगर आप इसको क्वाड्रेट में बांटोगे ना तो देखो एक क्वाड्रेट ए हुआ, एक क्वाड्रेट ए हुआ, एक क्वाड्रेट ए, एक क्वाड्रेट ए, मतलब टोटल 4 क्वाड्रेट होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन एसीएफ में पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो उसका नेचर में था, तो पहला ज्या वक्र के समान होती है, बिल्कुल सही था। दूसरा इसकी वक्र कैसे होती, कितने क्वाड्रेट होते हैं, तो 4 क्वाड्रेट होते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 90 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। और एक उसमें एक और ऑप्शन था कि प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र में कितनी बार बदलता है, तो देखो एक बार यहां से यहां बदला और एक बार नेगेटिव बदला, मतलब 2 बार बदलती है, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा हो गया, ऐसा होता है। प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ इसकी मान लगातार बदलती जाती है। अब देखो एक होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा किसे कहेंगे, ऐसी धारा जो समय के साथ नहीं बदलता है, ठीक है। मान लीजिए ये जीरो टाइमिंग है, तो ये कुछ मिला के ऐसा ग्राफ मिलता है, इसका ग्राफ से समझ जाता हूं मैं। अगर मान लीजिए 0 सेकंड पर धारा का मान 10 एम्पियर है, तो अगले 5 सेकंड पर भी कितना है, 10 एम्पियर, अगले 10 सेकंड पर भी 10 एम्पियर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो धारा है वो समय के साथ नहीं बदलता, ऐसे धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। जितना आपके बैटरी होते हैं ना, सबसे दिष्ट धारा मिलती है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए डीसी करंट की आवश्यकता होती है, ऐसा करंट जो समय के साथ नहीं बदलता उसे दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। तो देखो एसीएफ का एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि धारा को किसे कहते हैं,
एसीएफ ने क्वेश्चन पूछा था आवेश बटा समय, बहुत इजी है। विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा में 2 साइकिल हो, टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 हो गए, 2 बार चेंज होता है और साइन वक्र के समान होती है। ठीक है, डीसी धारा जो समय के साथ नहीं बदलता है, इस धारा को डीसी धारा कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आप सबके घरों में करंट तो आता होगा, आपके घर में भी आता होगा, आप देखो आसपास देखो करंट होगा। तो विद्युत धारा जो होता है, आप अगर इंडिया में रहते हो, ठीक है, तो इंडिया में विद्युत धारा की सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया है कि यहाँ इंडिया में 50 हर्ट्ज का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा सप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन भी एसीएफ में पूछा गया है। ठीक है, 16-17 किसी में पूछा गया होगा, देख सकते हो। तो 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब देखो 50 हर्ट्ज, इसको और डिटेल समझना चाहिए। इसका मतलब आप समझते क्या हो, 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ ना कि अगर विद्युत धारा की बात करूं तो 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड होता है यहाँ जो करंट सप्लाई होता है। मतलब 1 सेकंड में आपका जो विद्युत बल्ब है ना, वो 50 बार जलेगा और 50 बार बुझेगा। ठीक है, आप इसको इमेजिन नहीं कर पाते हो, थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा सुन के, लेकिन ये रियलिटी है। अगर बल्ब को ध्यान से देखो, 1 सेकंड में 50 बार जलेगा, 50 बार बुझेगा। क्योंकि इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि आपको कंटिन्यू लगता है कि वो लाइट आपको कंटिन्यू मिल रहा है, प्रकाश, बट ऐसा नहीं है। वो 50 हर्ट्ज का दिया जाता है, इंडिया में सप्लाई होता है। ये भी एसीएफ में पूछा गया है। हर्ट्ज क्या है, ये आवृत्ति का मात्रक होता है, याद रखिएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। देखो इसमें तो और डिटेल पढ़ सकते हैं, बट एसीएफ में बहुत डिटेल नहीं पूछता है। इतना अगर देखोगे तो काफी होता है। ओके, इस क्लास को आप डेमो के जैसे ले सकते हो। मेरा नाम है मनीष कुमार साहू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आता है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को मोर वीडियो के लिए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, कमेंट करके बताइए मुझे अगर आपको पसंद आता है, तो मैं इसका पूरा सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगा फिजिक्स का। ठीक है, आप इसको एज ए डेमो क्लासेस को मेरे देख सकते हो। ओके, थैंक यू।